तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लें। नवाबा और बोर्ड आभा दो चैनल हैं। यहाँ पे हम आपके बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सभी कवर करूँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो दोनों को सब्सक्राइब कर ले। और मैं बता दूँ कि 2019 का पेपर और केमिस्ट्री का पेपर, दूसरे विषयों का सभी का अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के नीचे का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ एक बार ज़रूर चेक कर लें। वहाँ पे जो वीडियोज़ डाले हुए हैं उनको अवश्य से आप समय से देख लें। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इससे रफ एस्टिमेशन मिल जाता है कि किस तरह के प्रश्न आपके बीते वर्ष में आ रहे हैं और उसी के हिसाब से फिर आप तैयारी करते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लें और एक अच्छे से लिस्ट बनाए कि कौन सा चैप्टर से कितना आता है वो देखते जाएं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव है उसका सॉल्यूशन कराऊंगा और बाकी क्वेश्चंस पेपर का जो किस तरह का क्वेश्चन आया वो मैं आपको दिखा के कंप्लीट एनालिसिस करूँगा पेपर 2020 का। ठीक है, तो देखिए 2020 में आपको फिजिक्स का पेपर है। फुल मार्क्स आपको जो देख पा रहे होंगे कितना है, 70 है। आपको पास मार्क्स 23 है। टोटल टाइम 3 आवर्स आपको मिला था। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन से एक बार आप देख लीजिए कितने से कितने नंबर का रहता है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि परीक्षा में आपको इन सभी को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो और सीधे प्रश्न पढ़ सको। ठीक है, तो एक बार आप जनरल इंस्ट्रक्शन से एक बार देख लीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देखने से पहले चलिए हम एक बार आपको बता देते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कितना इंपॉर्टेंस है उसका रखता है। तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड यहाँ लिखा हुआ है, मतलब लगभग इसी तरह से प्रश्न आपके आते हैं। क्लास 12th का थ्योरी पेपर है, 70 मार्क्स का फुल मार्क्स। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। इलेक्ट्रोस्टैट से 8 नंबर का है और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 7 नंबर का, मतलब ये दोनों जब चैप्टर कर लें बढ़िया से तो 15 नंबर कर सकते हो। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर करेंगे तो 8 नंबर का है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट से 8 नंबर का। तो ये चारों जो ऊपर के दिख रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 नंबर का है और ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लीजिए यहाँ से 14 नंबर का वेटेज है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 7 नंबर का है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर का वेटेज है। इस हिसाब से आप एक बार देख लें और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें ताकि आपको एक पता चल जाए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आप ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे ऑप्टिक्स से लेंदी क्वेश्चन 2 जरूर आते हैं, प्रूफ भी आता है उसको करने वाला, तो आप ऑप्टिक्स के जितने भी प्रूफ हैं उस चैप्टर के सारे कर लें। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पेपर आते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। देखिए पहला प्रश्न आपको क्या पूछा हुआ था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिया हुआ है और 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज़। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में ज़्यादा क्या होता है? ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में ज़्यादा क्या होगा, आप ही सोचिए थोड़ा सा कि अगर किसी मतलब कि जो एटम होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज ले लेता है। ठीक है, एटम आपको पता होगा, जैसे आप लिखते होंगे Mg2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है तो ये 2+ उसको दिखाता है इलेक्ट्रॉन निकल गया है। और Mg2- लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? तो वहाँ पे माइनस चार्ज लग जाता है इलेक्ट्रॉन के कारण, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस चार्ज। तो यहाँ पे प्लस चार्ज पूछ रहा है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को खोया है, डेफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएट किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की कमी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं देख सकते हैं किसी धनावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, तो चलिए और अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड नंबर पूछा रहा है कि इफ़ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड अटैच्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालने आना चाहिए सीरीज़ में और साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे 16 ओम को 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, तो सभी 4-4 ओम के 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4-4 ओम के 4 रेजिस्टेंस हो जाएंगे और इनका आपको निकालना है। तो आपको पता होगा कि इस सीरीज़ में हम ऐसे पैरेलल में ऐसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम चारों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, और इसका देखेंगे तो 4 ओम सभी का है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको इसका आता है आर इक्विवेलेंस निकालने, तो आप आर इक्विवेलेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 और ... इसी तरह चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे 1/r इक्विवेलेंस? 1/r इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4।
ठीक है। तो इनका आप एक बार निकाल लेंगे एलसीएम, तो 4 आएगा और ऊपर 4 बार 1 आएगा, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4/4, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 4/4। आप इसे आ गया 1, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंस कितना आया 1 आया, ठीक है। तो आप आर इक्विवेलेंस क्या लिख देंगे 1। देखिए इसका एक फार्मूला भी है, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट वो नहीं है, हर जगह फार्मूला आप नहीं याद करें, आप कम से कम फार्मूले को याद किया करें ताकि आपको एक ज़्यादा लोड ना हो एग्जाम के टाइम। उसका क्या फार्मूला होता है वो भी आप याद रख लीजिए। तो वो फार्मूला अगर आप याद रख सकते हैं तो आर बाई क्या होता है n², लेकिन यहाँ याद रखिएगा n इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। n इक्वल पार्ट्स जब रहता है तभी आर इक्विवेलेंस का ये फार्मूला लगता है। तो आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू r/n²। n यहाँ पे इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। इक्वल पार्ट्स रहता है तब लगता है। तो कितने इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, आर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो लिखना है, तो 16 ओम, ठीक है, जो शुरू में रहेगा। और बाद में n कितने टुकड़ों में बांट दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16/16 कितना आएगा, फिर से 1 आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से बना के देख ले, लेकिन ज़्यादा फार्मूला कन्वीनियंट नहीं है मेरे अनुसार। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, किरचॉफ्स पॉइंट रूल इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, थर्ड का डी, ठीक है, चार्ज का, ठीक है। फर्स्ट जो रूल है किरचॉफ्स लॉ का, वो चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, और सेकंड क्या है, एनर्जी के ऊपर। तो सेकंड लॉ अगर पूछेगा तो वहाँ पे एनर्जी आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, चार्ज। तो चलिए हम थर्ड प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न है फोर्थ नंबर में देखिए क्या प्रश्न पूछा हुआ है कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ये दो लॉन्ग वायर्स हैं, ईच कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर दोनों में जा रहा है, ठीक है। और प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, तो दो पैरेलल वायर्स में हैं और करंट कैरिंग कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो क्या होता है, F इज इक्वल टू μ0 I1 I2, दोनों में करंट, दोनों वायर में, और साथ में 2πt, जहाँ पे d का है, d है डिस्टेंस बिटवीन वायर्स। तो ये डिस्टेंस बिटवीन वायर्स है और ये करंट है। तो ये भी I1 भी यहाँ पे 1 है, आपको दिया हुआ है 1 एम्पियर, देख लीजिए आप ध्यान से क्वेश्चन पेपर में। और ये भी 1 है, दोनों में 1 एम्पियर जा रहा है, आप जैसे देख पा रहे होंगे। और जो 1 मीटर यहाँ पे दूरी भी है, देख पा रहे होंगे। तो d इज इक्वल टू भी 1 हो गया। तो I1 I2 और d भी 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला से, F इज इक्वल टू μ0, और I1 कितना हो गया 1, I2 कितना हो गया 1, और बाई में 2πd, d का वैल्यू कितना आ गया 1। समझ रहे होंगे आप क्या होता है, आ गया। तो क्या आ गया आंसर, μ0/2π। पहले इतना आप देख लीजिए, तो क्या होगा μ0/2π। और μ0 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, तो μ0 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 4π × 10⁻⁷ सॉरी। तो क्या आएगा आंसर, F इज इक्वल टू, μ0 का वैल्यू बैठा दे रहा हूँ मैं, 4π × 10⁻⁷, ठीक है। और बाई में आप क्या लिख देंगे, 2π जो पहले से था, μ0/2π था ना, तो 2π नीचे रहेगा और ये इंटू है। तो 2π से 4π 2 बार में चला जाएगा। तो क्या आंसर आया, 2 × 10⁻⁷, क्या है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, न्यूटन पर मीटर पर आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, देख लीजिए मिला के। तो 4 का कौन सा आंसर सही होगा, ए नंबर, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लें इन सभी जितने भी छोटे। 5th नंबर प्रश्न में देख पा रहे होंगे क्या पूछ रहा है। तो इस तरह के छोटे, मैंने पहले भी बोल दिया हूँ कि जितने भी छोटे फॉर्मूले हैं उसके बेस्ड प्रश्न का जो एग्जाम्पल है वो जरूर कर लें। जितने भी न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे, उन पर जरूर प्रैक्टिस कर लें, वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली इज, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन डी, ठीक। 6th नंबर प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, देख सकते होंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नन ऑफ दिस। हिंदी मीडियम वाले, विद्युत चुंबकीय तरंगों का विचलन हो सकता है केवल विद्युत क्षेत्र द्वारा, केवल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, आपको याद रखनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 7th नंबर में देखिए क्या पूछा हुआ है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है 4/3 एंड 3/2, ठीक है। वाटर का 4/3, ग्लास का 3/2। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास वाला ऊपर जाएगा ना, तो क्या आएगा, μg
ठीक है, ग्लास, जी फॉर ग्लास, एंड म्यू और वाटर लिखा हुआ है तो वाटर को हम डब्ल्यू से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो वाटर वाला पहले हम क्या लिखेंगे, ग्लास वाला, तो ग्लास वाला 4/3 हमको लिखना होगा, है ना। सॉरी, ग्लास वाला 3/2 है, यहाँ पे ग्लास बाद में लिखा हुआ है तो 3/2 को पहले लिखेंगे, तो 3/2। ठीक है, और फिर हमको वाटर का लिखना पड़ेगा तो बाई बड़ा वाला देंगे और इसका कितना है 4/3। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ऐसे में ये वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला पार्ट जो है 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 2 नीचे आ जाता है, पता होगा आपको, ये आपको आना चाहिए, सब सिंपल कैलकुलेशंस हैं। तो क्या आ जाएगा, म्यू जी बाई म्यू डब्लू इज इक्वल टू, ठीक है, 3 × 3 और 4 × 2, क्या आ जाएगा आंसर 9/8। तो देखिए 9/8 किस में है, 9/8 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या पूछा हुआ है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट इज 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, उसके बाद देखिए पूछ रहा है टेलीस्कोप का द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको आता होगा टेलीस्कोप के केस में, m = f0/fe, जहाँ पे f0 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये आपको पता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 20 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये आपको दिया हुआ है, f0 कितना दिया हुआ है 20। लेकिन fe हमको निकालना है, fe आपको पता है क्या, नहीं है, fe हमको पता नहीं है, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो लेंथ का फॉर्मूला आप देख लीजिए, L = क्या होता है, L = क्या होता है देख लेते हैं, L = क्या होगा, f0 + fe। ठीक है, और ये हमको 20 दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है 20, और f0 हमको कितना पता है, सॉरी लेंथ दिया हुआ है 25, देख पा रहे होंगे लेंथ 25 है, सॉरी, और ये 20 हमको दिया हुआ है, तो fe कितना हो गया, fe यहाँ पे देखिए 25 को इक्वल करने के लिए fe कितना होना चाहिए 5, तो यहाँ से fe हमको पता चल गया। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, m = f0 ऊपर वाला आपको पता था कितना था 20, और नीचे fe हमने अभी कितना फाइंड आउट किया 5, तो कितना आ गया मैग्निफिकेशन 4, तो 4 टाइम्स आएगा आंसर। ठीक है, तो कितना आंसर होगा 8 का बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सभी को कर सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको भी कर सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये अलग चैप्टर का है, आपको पता होगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज, आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है p, और आपको फ्रीक्वेंसी म्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कैसे निकालते हैं, क्या होगा एच न्यू, एनर्जी आपको पता होगा, एनर्जी = क्या होता है, मोमेंटम इंटू स्पीड, मोमेंटम का क्या लिखते हैं p से, और स्पीड को कैसे लिखते हैं c से, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे c लिखेंगे, क्या लिखेंगे c, तो स्पीड ऑफ लाइट c लिख सकते हैं, है ना। तो आपको क्या होगा यहाँ से मोमेंटम क्या निकल जाएगा, p = hν/c। ठीक है, तो hν/c किस में आंसर है देख सकते होंगे, hν/c डी में ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको इस तरह से निकालने आना चाहिए, और एक और तरीक़ा से आप निकाल सकते हो, आपको पता होना चाहिए। देखिए बता देते हैं कि मोमेंटम बराबर क्या होगा h/λ। ठीक है, और लेमडा का वैल्यू क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, लेमडा का वैल्यू क्या होता है c/, लेमडा का वैल्यू क्या होता है, लेमडा फॉर वेवलेंथ, और सी फॉर लाइट ऑफ स्पीड, लाइट का स्पीड। ठीक है, और म्यू बाई में। ठीक है, लेमडा = c/μ होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये म्यू ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा hν, और ये c/λ होता है, चूँकि c/μ होता है, चूँकि लेमडा = तो यहाँ पे क्या रह जाएगा नीचे c, तो क्या होगा आंसर hμ/c। तो आपको देख पा रहे होंगे डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11th नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर दिया हुआ है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज r, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट, ये आपको पूछ रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, r = क्या होता है
एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, आर नोट, ठीक है। और ये आर नोट किसके इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आर नोट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, छोड़िए दोनों का यहाँ पे इक्वल केस है, तो यहाँ पे हम आर नोट को क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो आर इज इक्वल टू आर नोट बाई जेड, हम इसी को देखेंगे। और जब हम एन पुट करेंगे 2, यहाँ पे एन मैंने पहले 1 पुट किया है, तो एन 1 जब पुट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कैसे आया, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। एन स्क्वायर बाई जेड आर नोट था, और आर नोट का वैल्यू मैंने आपको बताया, तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर आया, तो हम इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आर नोट बाई जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये R1 है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट है। सेकेंड आर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन को जब 2 पुट करेंगे, पहले यहाँ से क्लीन से लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड आर नोट। तो एन की वैल्यू 2 जब यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा 4 आर नोट बाई जेड, ठीक है। और ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि आर नोट बाई जेड का R2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स यहाँ से मल्टीप्लाई है। देखिए बाकी आर नोट बाई जेड यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो R4 टाइम्स यहाँ पे गुना हुआ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, 4R, ठीक है। तो कितना हो गया 11th का क्या आंसर होगा 4R, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 12th नंबर पूछा हुआ है, द न्यूक्लियर रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इस किसके ऑर्डर का होता है आपको पता होना चाहिए। 12th का आंसर क्या होगा C, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर देखिए पूछ रहा है कि इतना न्यूक्लियाई था और बोम्बार्ड बाय न्यूट्रॉन्स एंड द रिजल्टेंट न्यूक्लियाई C614 कार्बन है, नाइट्रोजन से आया, ठीक है। द इमिटेड पार्टिकल विल बी, देखिए यहाँ पर 14 चेंज नहीं हुआ, 7 से 6 आया, तो प्रोटॉन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देखते जाएंगे अपने, न्यूट्रॉन से बमबारी करते तो क्या आंसर होगा प्रोटॉन, ठीक है, नाभिकों में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है, इफ द फॉरबिडन ऑन एनर्जी गैप इन ए सब्सटेंस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा आपको ये याद रखना चाहिए कि इन द केस ऑफ इंसुलेटर पता होगा, दोनों में जो कंडक्टेंस बैंड होता है, बैंड एनर्जी आपने पढ़ा होगा, बैंड एनर्जी जब ये है बैंड एनर्जी, तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड होता है और बीच में नीचे क्या होता है वैलेंस बॉन्ड, और उसके बीच में क्या होता है फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो इसी के कारण जब ये दोनों जितने नज़दीक होंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंडक्शन बैंड, और नीचे वाला क्या होता है बैलेंस बैंड। तो ये दोनों जितने करीब रहते हैं फॉरबिडन गैप, तो उतना उसमें कंडक्शन ज़्यादा होता है। तो इन द केस ऑफ इंसुलेटर ये कितना होता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, लेकिन इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर ये कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर का कुछ एग्जांपल आपको पता होगा क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, ये सभी सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। तो और कंडक्टर के सामने टाइम तो ये लगभग समीप ही हो जाते हैं, एकदम समीप, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में रहता है तो कंडक्टर में, इसलिए वो अर्धचालक भी कहलाते हैं। अर्धचालक समझ रहे हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। हिंदी मीडियम के वालों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो क्या होगा 14th का बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह का ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। देख रहे हैं, इन ए सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों होने के कारण वहाँ पे कंडक्शन होता है, ठीक है। तो केवल इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र दोनों के कारण। तो 15th का क्या आंसर होगा, 15th का आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए बाकी के प्रश्न सिर्फ देख लेते हैं किस तरह के आए हुए हैं। देख लीजिए किस तरह के लाइन प्रश्न आए हुए हैं। पूछ रहा है कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मेंशन 2 ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टीज आता है, देख लीजिएगा। तो ये आता है कभी कभी प्रश्न में रिपीट होता है। एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देख लीजिए व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स विद द करस्पॉन्डिंग रिलेशन। तो ये सभी प्रश्न आते हैं। आपको सिर्फ मैं यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, देखते जाएँ और पीछे वाले 1-2 साल के देख लें और उनके हिसाब से आप इसका तैयारी करें कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। डिफाइन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक, इन सभी की आपको एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशन के साथ याद होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आते हैं। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट आता है, देख लीजिएगा। नेम 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी हैं 6 जितने भी टाइप्स के हैं उन सबका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वो सभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में याद होना चाहिए और साथ में उनकी एनर्जी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो और सभी के एक एप्लीकेशन भी याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर में देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस तरह के आए हुए हैं। 8th नंबर देखिए, आउटपुट, एंड गेट, नॉर गेट, ये सब भी बहुत ही आसान है। बूलियन अलजेब्रा लिखने आता है, ट्रूथ टेबल लिखने आता है, ये सबसे आसान है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम का एकदम आसान चैप्टर है ये सभी। नीचे के 8th और 9th बहुत आसान चैप्टर के हैं, तो इनको जरूर करके जाइएगा, इनसे स्कोरिंग सब चैप्टर कहा जाता है। 10th में है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए एक्सियल पोजीशन होता है, एक टू वर्टिकल पोजीशन होता है, दोनों पर निकालने आना चाहिए, ठीक है। दोनों पर किसी एक पर पूछा जा सकता है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देख लीजिए ये वाला प्रश्न। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देखिए यहाँ पे ऑप्टिक्स से प्रश्न है, ऑप्टिक्स से 3 नंबर का यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, देखिए पूछा हुआ है, तो देख लीजिए ऑप्टिक्स से किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मेंशन द नेसेसरी कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, देख लीजिए प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं और किस तरह का आए हुए हैं। 14 नंबर में देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर पूछा गया, ये देखिए आपको केमिस्ट्री में भी आता है, तो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की तैयारी हो जाएगा इस चैप्टर को करने से, तो इसलिए जरूर से कर ले। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मेंशन रदरफोर्ड न्यूक्लियस एटॉमिक मॉडल एंड ड्रॉबैक्स इन सभी का याद कर लें, ठीक है। 16 नंबर में देखिए डिफाइन सेमीकंडक्टर, ये आसान है, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ये 16 नंबर में प्रश्न आया हुआ है। 17 नंबर में देख लीजिए, 17 नंबर में पूछा हुआ है डिफाइन मॉडेम पूछा हुआ है, जो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों करता है। विद द हेल्प ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मॉडेम विद इट्स 2 कंप्यूटर्स, ठीक है, बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, ठीक है। चलिए देखिए 18 नंबर में क्या पूछा है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, टोलेनॉइड, इन सभी को आपको याद होना चाहिए, वो सभी आप देख लीजिएगा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 19 में देखिए ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज और मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट और फॉर हाफ साइकिल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मैन वैल्यू, देखिए ये वाला प्रश्न आता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल और हाफ साइकिल, दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। इसका और में प्रश्न क्या है 19 में, चलिए देख लेते हैं। 19 का और में है व्हाट इज ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर के बारे में, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन क्यों इसमें सॉफ्ट आयरन यूज होता है, सॉफ्ट आयरन पर भी पूछा जा सकता है प्रश्न, देख लीजिएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला देखिए यहाँ पे ऑप्टिक्स से पूछा हुआ है, तो इन सभी का आपको प्रूफ आना चाहिए किस तरह से आता है, ठीक है। और इसके और में क्या प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट फॉर्मूला, ये वेव ऑप्टिक्स का है, तो ये दोनों हमेशा एक ऑप्टिक्स का एक वेव ऑप्टिक्स का प्रश्न रहता है दोनों और में, तो ठीक है। इस तरह का पेपर आपको 2020 में आया हुआ है, तो अगर आपको 2019 का पेपर अगर मैं डाल दिया हूँगा तो अभी डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, अगर मैं डाल दूँगा बाद में तो आपको जरूर दिखेगा, तो देख लें। और केमिस्ट्री का भी पेपर वहाँ पे कुछ डाला हुआ है, तो जो आपको वहाँ पे डाला हुआ मिल जाएगा, आप सभी देख लें। कुछ के मैंने एनालिसिस किए हैं, कुछ के एनालिसिस नहीं किए हैं, लेकिन सभी का वीडियोस आपको देखना जरूरी है, अपने से भी आपको कर सकते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं है, तो उसे कर लें। अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नव आभा और बोर्ड आभा 2 चैनल कर लें जल्दी से। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बोर्ड आभा और नव आभा दोनों टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका आगामी एग्जाम अच्छा से जाए, यही हमारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।